मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं हूं बृहस्पति पांडे। मित्रों, हर बार हम लोग चर्चा में नए नए विषय लेकर आते हैं, नए नए मुद्दों पर बात करते हैं। क्योंकि इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है और किसान भाई धान की रोपाई में लगे हुए हैं। जो किसान अगेती फसल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी रोपाई हो चुकी है और निराई गुड़ाई का काम, उर्वरक देने का काम कर रहे होंगे। लेकिन कुछ जो पछेती प्रजातियां, जैसे काला नमक की कई प्रजातियां हैं जो लेट में रोपाई की जाती हैं, तो ऐसी जो प्रजातियां हैं उनकी रोपाई का कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। अब आगे जो है किसान फसल में समय से उर्वरक देने का काम करने वाले हैं, समय से उसकी सिंचाई और उसके जो मिट्टी की नमी है वो बरकरार रहे उस पर ध्यान देने वाले हैं। और वो ये सारे काम कर भी रहे होंगे, उसमें खरपतवार नियंत्रण पर भी काम कर रहे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने आती है धान की खेती में, क्योंकि हम तराई के बेल्ट को लेकर के एक स्पेशल कार्यक्रम कर रहे हैं, स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं, तो ऐसे में धान का कटोरा इस बेल्ट को कहा जाता है और तमाम तरह की खास प्रजातियां यहाँ पर रोपी जाती हैं, जिसमें काला नमक की एक प्रजाति है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसको एक स्पेशल पहचान दी गई है यहाँ के वर्जिन के तौर पर। तो ऐसी प्रजातियां भी हैं। तो इस जो धान की खेती करने वाले किसान हैं उनको तमाम तरह की कीट और बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है धान की खेती में। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, जिससे उत्पादन तो घटता ही है, साथ ही जो उत्पादन मिलता है उसका उचित बाजार मूल्य नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आज हम इस एपिसोड में सिर्फ बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो धान की खेती में लगते हैं, और कुछ खास बीमारियों के बारे में जिसका ज़्यादा प्रकोप धान की फसल पर दिखाई पड़ता है और ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। इसके लिए हमारे बीच में मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में फसल सुरक्षा के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम शंकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पांडे जी। सर, जैसा कि हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाली बीमारियों को लेकर के, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं उस पर प्रकाश डालें, और फिर खास बीमारियां जिससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसके लक्षण क्या हैं, उससे शुरुआती अवस्था में कैसे बचें, और अगर बीमारी के लक्षण आ जाएं तो उस अवस्था में नियंत्रण कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दें। जैसा कि आप सभी सुनने वाले हमारे किसान बंधु जानते हैं, धान की फसल खरीफ की प्रमुख फसल है और इस धान की फसल में तमाम बीमारियां लगती हैं। उन बीमारियों का जैसे एक बीमारी लगती है, नर्सरी की बीमारी है खैरा रोग, जो कि जिंक की कमी के कारण लगता है। दूसरा आपका जीवाणु झुलसा लगता है, ये जीवाणु जनित बीमारी है। तीसरी आपकी झोंका रोग, ब्लास्ट जिसे कहते हैं, वो फफूंदी जनित बीमारी है। चौथी आपकी हल्दिया रोग या फाल्स स्मट या आवासी कंड जिसे बोलते हैं, कुछ लोग हमारे जनपद के किसान भाई इसे अगिया रोग के रूप में भी जानते हैं, ये लगती है। और तमाम बीमारियां जैसे ब्राउन लीफ स्पॉट, पत्ती का रोग और तमाम बीमारियां हमारी फसलों में आती हैं। लेकिन बस्ती जनपद में, पूर्वांचल में प्रमुख 3 बीमारियां जो हैं वो बहुतायत देखी जा रही हैं और 3-4 साल से लगातार एक बीमारी जो आती है वो है ये आपका आभासी कंड, हल्दिया रोग जिसे किसान भाई, इस बीमारी से किसान भाई ज़्यादातर जो भी धान प्रजातियां, बहुत सी अवरोधी प्रजातियां आती हैं उनमें रोग के प्रति अवरोधी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रजातियों में ये बीमारी जो है आभासी कंड या फाल्स स्मट या आगिया का चपेट में आ जाती है। किसान भाई हमारे जो हैं यहाँ के, जब लग जाती है बीमारी तब वो जान पाते हैं कि ये बीमारी हमारी लगी। देखें, जो 3 बीमारियां प्रमुख जनपद में लगती हैं वो, जिसमें एक तो खैरा बीमारी है, ये जिंक की कमी से के कारण लगती है। इसमें जो भी जल भराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी समस्या ज़्यादा आती है खैरा। और हमारे पूर्वांचल में, ये बस्ती जनपद में, जैसे ज़मीन भी इसमें बलुई दोमट है यहाँ की, तो इसमें न्यूट्रिएंट की कमी रहती है, पोषक तत्वों की कमी रहती है। इसके कारण जिंक की कमी के कारण ये रोग आ जाता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए
कि हम जब भी अपने खेत का धान रोपित करें या लगाएं तो उसमें जिंक का प्रयोग जरूर करें। इस रोग को आने पे जैसे इसके लक्षण देखे होंगे, पत्तियां पीली पड़ के कत्थई पड़ जाती हैं और ये नर्सरी में ही लगती है। तो इस बीमारी के लिए जिंक सल्फेट आता है मार्केट में। जिंक सल्फेट की 5 किलोग्राम मात्रा और 20 किलोग्राम यूरिया को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 लीटर पानी में घोल बना के अगर छिड़काव करते हैं तो इसकी जो है जिंक खैरा रोग से बचाव हो सकता है। अब बात आती है जीवाणु झुलसा। ये भी जीवाणु झुलसा भी एक बीमारी, बहुत ही यहाँ के प्रमुख बीमारी है जनपद की। तो इसमें जीवाणु झुलसा है, जीवाणु जनित बीमारी है। इसके नियंत्रण के लिए देखा होगा, इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें भी पत्तियां कत्थई पड़ जाती हैं, स्पॉट बन जाते हैं और तमाम ये पत्तियों में, बालियों में भी, तने में भी इसके लक्षण आ जाते हैं, कत्थई रंग के लक्षण आ जाते हैं मिलते जुलते खैरा से। तो इस बीमारी के बचाव के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जब जरी के लिए भिगोते हैं रात भर के लिए धान, तो उस समय अपने धान का शोधन अवश्य करें। जो भी किसान भाई शोधन नहीं करते हैं तो बीमारियां, देखा क्यों ज़रूरी है शोधन, बीज शोधन इसलिए ज़रूरी है कि मोस्टली जो भी हमारी फसलों में बीमारियां लगती हैं वो भूमि जनित, बीज जनित या वायु जनित। तो ज़्यादातर बीमारियां बीज जनित होती हैं। तो अगर हम बीज को शोधन करके नहीं बोएंगे तो रोग आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जब जरी के लिए भिगोते हैं रात भर के लिए धान, मान लीजिए 10 लीटर पानी में आपने 2-4 किलो जो भी आवश्यकता अनुसार धान भिगोया है, उसमें 10 लीटर पानी में हमने जो आप लोगों से जानकारी, जो किसान भाइयों से हमें फीडबैक मिला, जानकारी मिला, मोस्टली 90% लोग कोई दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा यहाँ पे सुझाव है किसान भाइयों के लिए कि आप उतना ही टाइम देते हैं, बस पहले ही थोड़ा एक दिन पहले आप दवा का व्यवस्था करके, और जैसे 2 दवाइयाँ हैं, एक तो स्टेप्टोसाइक्लिन एग्रोमाइसिन के नाम से भी आती है, 6 ग्राम की पुड़िया 1 एकड़ के लिए अगर हम खेत में पानी छिड़काव करते हैं, जीवाणु झुलसा जब लग जाता है तो उसके लिए होती है। लेकिन यहाँ पे हमें 10 लीटर पानी के अनुसार प्रयोग करना है उसी में। तो 10 लीटर में मात्र 2 से 3 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन मिला देना उसी पानी में, और एक बीज शोधक दवा आती है मार्केट में, नई दवा आई है मिश्रण में, थीरम और कार्बोक्सिन का मिश्रण है, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, घुलनशील चूर्ण में आता है, थीरम और कार्बोक्सिन का मिश्रण। इसकी प्रति 10 लीटर में 25 ग्राम वो दवा मिला के और अपना बीज, जो भी बीज आपको शोधित करना है, 2 किलो 3 किलो, वो शोधन के लिए डाल दीजिए, रात भर के लिए भिगो दीजिए। अब आप अपना जरी डाल दीजिए नेक्स्ट दिन। तो ये तो आपका बीज शोधन हो गया। बात आती है हमने बीज शोधन, इससे क्या लाभ होगा? इससे जब हम ऐसा कर लेंगे तो 50% चांसेस रहते हैं बीमारी के कंट्रोल होने के वहीं पे। तो हम 50% हमने बीज शोधन पे ही अपना बचा लिया, बीमारी आने के चांसेस को ख़त्म कर दिया। अब बात आती है खड़ी फसल में बीमारी आती है जीवाणु झुलसा, और किसान भाई उसमें भी जब आ जाती है तो किसान भाई ध्यान नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान भाई को बीमारी अपने खेत में लगे, देखते ही जैसे अपने खेत का हफ्ते में 3-4 बार निरीक्षण जरूर करते रहना चाहिए। तो अगर बीमारी आपको दिखे तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसी जो स्टेप्टोसाइक्लिन और एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है दवा, कंटेक्ट फंजीसाइड होता है, स्पर्श फफूंदी नाशक होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट में हर कंपनी बनाती है, हर मिलता है। तो इस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा और 6 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन को प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के अगर छिड़काव करेंगे तो ये जीवाणु झुलसा से आपको राहत मिल जाएगी। अब बात आती है ये जीवाणु झुलसा की, अब बात आती है हमारे जनपद में, बस्ती जनपद में 4-5 साल से हल्दिया रोग,
अगिया रोग की बड़ा ही विकराल समस्या होती चली जा रही है। इस पे हम लोग किसानों को, हम लोग आप लोगों को, किसानों को हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, डेमो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी भी देते हैं कि हल्दिया रोग से बचने का उपाय है। सबसे ज़रूरी है कि जो हमने पूर्व में बताया कि जब जरी के लिए आप डालते हैं तो शोधन अवश्य करें, जो कि पूर्व में बताई हुई दवा से शोधन अवश्य करें। नेक्स्ट, जब हल्दिया रोग ये आता कब है, उस स्टेज को जानना होता है, उस समय को जानना होता है कि ये हल्दिया रोग हमारा कब आता है। तो आप लोग इधर जो है रेड़े पे, जब धान आता है रेड़े पे, जैसे पेनिकल स्टेज बोला जाता है, या बालियाँ निकलने की स्टेज में, जैसे ही बालियाँ निकलती हैं, धान में बालियाँ निकलती हैं, रेड़े का समय आता है, उसी समय इस रोग का प्रकोप होता है। और ये रोग आने के अनुकूल वातावरण होते हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है, अचानक तापमान का ऊपर नीचे होना, अचानक बारिश का हो जाना, अचानक अपेक्षित आर्द्रता का ऊपर नीचे होना, मतलब कम ज़्यादा होना, तो ये सब चांसेस होते हैं हल्दिया रोग के आने के। तो किसान भाइयों को सचेत हो जाना चाहिए। जैसे कि एक और उदाहरण आपको दें, उससे और अंदाज़ा हो जाएगा। आलू या टमाटर में एक झुलसा बीमारी आ जाती है, पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, और झुलसा बीमारी भी वातावरण जब बदलता है, चेंज होता है, तभी आती है। उसमें भी किसान भाइयों को जैसे पाला पड़ गया, धुंध आ जाना, बारिश हो जाना, टेम्परेचर ऊपर नीचे, तब ये झुलसा आता है। इसी प्रकार ये हल्दिया रोग में भी धान में ये आता है। तो किसान भाइयों को, जैसे कि हमने रेड़े पे बताया, रेड़े के लिए, रेड़े पे जैसी स्टेज पे हो, अपने खेत की प्रतिदिन निगरानी करें, और ऐसा नहीं चारों तरफ अपने खेत के किनारे, और कोशिश करें बीच में घुस के भी, खेत के बीच में मेड़ी पे घुस के अपने बाकायदा निगरानी करें और देखें कि ऐसा तो नहीं हमारा हल्दिया रोग का प्रकोप हो रहा है। क्योंकि अगर बगल में हल्दिया रोग का है और आप में नहीं है, तो जिस तरफ हवा चलेगी उस तरफ इसका रोग का प्रकोप हो जाएगा, बचा नहीं जा सकता है। क्योंकि ये फफूंदी जनित बीमारी है, और इसमें भी मोस्टली बीज जनित, वायु जनित और भूमि जनित, इसमें भी अपवाद है, लेकिन मोस्टली इसे बीज जनित की कैटेगरी में रखा गया है बीमारी को। तो इसके लिए जैसे ही रेड़े पे आए, उसी समय किसान भाइयों को जागरूक हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि इस बीमारी का प्रकोप होना ही है। अब बीमारी का आप गए अपने खेत में, देखा, निगरानी किए, आपको लगा कि 4-5 बीच में रेंडमाइज देखे कि इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, हल्दिया रोग से, फॉल सिस्टमेट से ग्रसित हो रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं 5%, वैसे ही बिना देरी किए हुए आप सबसे पहले त्वरित काम ये करिए कि एक बैग ले लीजिए पॉलीथीन का, या पॉलीथीन ले लीजिए, उसको लेके, और जितने भी ग्रसित पौधे हैं उनको किसी कैंची या किसी धारदार वाले औजार से काट के धीरे से निकाल दें। इससे निकालने से ये फ़ायदा रहेगा कि आगे जो आपकी स्वस्थ हेल्दी क्रॉप है, जो स्वस्थ फसल है, उसमें संक्रमण नहीं होगा हल्दिया रोग का। अब हम दूसरा काम करेंगे, जब संक्रमण नहीं होगा, ये तो हमने काम कर लिया, और उसको बाकायदा पॉलीथीन को बंद करके 1 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर ले जाके उसको गाड़ दीजिए ज़मीन में, या उसे नष्ट कर दीजिए, खाई वाई में गिरा के नष्ट कर दीजिए, जिससे इन्फेक्शन ना फैले। क्योंकि इसके स्पोर जिधर हवा चलेगी उधर ही उड़ेंगे, और जो भी धान की फसल उसकी चपेट में आएगी उसको चपेट में ले लेंगे। तो अब आपको करना है, एक फफूंदी नाशक दवा आती है, कंटेक्ट फंजीसाइड, जिसको स्पर्श अंता प्रवाही फफूंदी नाशक दवा होती है, जिसका नाम है कार्बेंडाजिम 50% WP। ये हर जगह उपलब्ध है, हर मार्केट, लोकल मार्केट में भी, लोकल बाजार में भी मिल जाती है। और इसका अगर एकड़ का प्रयोग करें तो 500 ग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बना के पहला छिड़काव करें।
अब ये पहला छिड़काव करने के उपरांत बहुत से किसान भाई होते हैं एक ही बार छिड़काव किया और फिर बंद करा, लेकिन इस रोग की संभावना लगभग 1 से 1.5 महीने, जब तक आपका धान नहीं पकने की स्थिति में नहीं होता है, पक नहीं जाता है, तब तक इसमें रोग आने की संभावना हल्दिया का रहता ही है। तो ध्यान रखें कि एक छिड़काव से, एक परणी छिड़काव से ये रोग समाप्त नहीं होगा। दूसरा छिड़काव 12 से 15वें दिन में अवश्य करना चाहिए, लेकिन कार्बेंडाजिम की जगह पे आप एक प्रोपिकोनाजोल फफूंदीनाशक दवा आती है, उसका आप 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बना के आप दूसरा छिड़काव करेंगे। निश्चित तौर पे आपका ये हल्दिया रोग या अघिया रोग जो लगता है उससे आपको निजात मिलेगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, और कौन से प्रमुख रोग हैं जिसके बारे में किसानों को जानना चाहिए? जी, क्योंकि चर्चा लंबी हो जाएगी तो उसमें किसानों को सही से समझने में समस्या होती है। तो हम अगली चर्चा में और सारी बीमारियों पर बात करेंगे, लेकिन बीमारियों के बारे में किसानों को पता रहे, उसका नाम पता रहे, जिससे जो है किसान सचेत रहें और फिर समस्या आने पर उससे आप जैसे वैज्ञानिकों से वो सलाह ले सकें। तो और कौन कौन सी बीमारियां या कीट कौन से ऐसे लगते हैं, उनके नियंत्रण की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उनके बारे में जानकारी चाहेंगे आप किसानों को। तो देखें, पूर्वांचल में या अपने इंडिया में प्रमुख धान की फसल में अगर रोगों की बात की जाए तो सबसे पहले एक तो हमने बताया खैरा रोग, जीवाणु झुलसा रोग, आपका ब्लास्ट जिसे झोंका रोग, आपका आभासी कंड जिसे अघिया या फॉल्स स्मट, और आपका भूरी पर्ण चित्ती रोग जिसे ब्राउन लीफ स्पॉट कहते हैं, और शीत ब्लाइट, पर्ण कुछ अंगमारी ब्लाइट होता है। ये प्रमुख रोग होते हैं, 5-6 रोग प्रमुख हैं जिनका इन्हीं का मोस्टली प्रकोप रहता है। माइनर रोग होते हैं उनका हमारे यहाँ जनपद में अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा गया है प्रकोप। किसान भाइयों को चाहिए कि इन्हीं रोगों के बारे में जानकारी रखें, कैसे प्रबंधन करना। अब कीट की बात कर रहे हैं तो कीट में यहाँ देखिए पूर्वांचल में यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं होती है, वाटर लेवल ऊपर है और यहाँ पे बारिश भी अधिक होती है। तो और लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ बलुई दोमट भूमि होने के कारण इसमें जो है दीमक का प्रकोप बहुत हो जाता है। दीमक लगता है धान में, और आपका गंधी लगता है, पत्ती लपेटक कीट लगता है, बोरर लगते हैं, स्टेम बोरर, तना भेदक कीट लगता है, जड़ भेदक कीट लगता है, आपके फुदका लगते हैं, इप्सा लगता है, तो तमाम कीड़े लगते हैं। तो इसमें पत्ती, और यहाँ देखा गया बस्ती जनपद में एक तो 3-4 कीट ऐसे हैं जो हर साल फसल को प्रकोपित करते हैं। जैसे दीमक का प्रकोप हो जाता है, आपका गंधी का प्रकोप हो जाता है, पत्ती लपेटक का कीट का देखा जाता है, और ये बोरर का भी, स्टेम बोरर, चाहे रूट बोरर, स्टेम बोरर, सूट बोरर, इनका भी प्रयोग हो जाता है। दूसरा आपका पत्ती लपेटक कीट, ये भी यहाँ बस्ती जनपद में बहुतायत देखा जाता है प्रकोप। अगर नियंत्रण की बात करें तो उसमें है क्या, इन सभी कीड़ों के बचाव के लिए एक तो सबसे ज़रूरी है कीट प्रबंधन में, हमने जैसा कि बताया कि कीट प्रबंधन में अगर हम रासायनिक दवाई त्वरित, अगर किसान भाई तभी सचेत होता है जब उसकी फसल को ग्रसित करता है कीड़ा, तब वो बताता है कि डॉक्टर साहब ये समस्या आई, ये कीड़ा लगा है। लेकिन पहले से ही एक प्लान किया जाए रोग या कीटों को नियंत्रण करने के लिए तो बेहतर होगा। सबसे ज़रूरी है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अवरोधी किस्म का चुनाव करना चाहिए कोई भी, फिर फसल चक्र को अपनाना चाहिए। फसल चक्र इससे होता है कि मान लीजिए कीड़ा लगा है, भूमि जनित कीड़ा है, अगर फसल चक्र अपनाएंगे तो उसमें वहाँ की, क्योंकि जो भी कीड़े भूमि जनित कीड़े होते हैं उनके लार्वी, अंडे, बच्चे उसी ज़मीन में पड़े रहते हैं, और जब बोझ आए उनके माफिक का पौधा
लगा देते हैं, फसल में आ जाती है, रोपित करते हैं तो उसमें वो सरवाइव कर जाते हैं। तो इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन का प्रयोग करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कीटों के लिए किसान भाई, बहुत से किसान भाई होते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का बहुत तायत प्रयोग करते हैं। तो संतुलित मात्रा का ही, बैलेंस न्यूट्रिएंट का ही जो रिकमेंडेशन होता है उसी अनुसार प्रयोग करें। अब बात आती है कि ये कीटों में तमाम प्रकार से, अब जैसे दीमक की बात की जाए, दीमक कहाँ आता है? दीमक वहीं आता है जहाँ नमी होगी या वेस्ट मटेरियल होते हैं। वेस्ट मटेरियल मतलब जो भी कूड़ा करकट या धान का पुआल या खेत में वैसी, अगर उसको जैसे दीमक को जानने के लिए बेहतर उपाय है कि आप दीमक को अगर अपने खेत में जानना है तो सबसे ज़रूर देखें, अगर जानकारी खाली खेत में अगर आपको ये पता करना हो कि हमारे खेत में दीमक है कि नहीं है, तो एक कच्चा गोबर आप लीजिए। कच्चा गोबर तुरंत का, जानवर का कच्चा गोबर लेके और रेंडामाइज अपने खेत में उसको रख दीजिए। 4-5 दिन या 10 दिन तक रखा रहे, उसके बाद आप देखेंगे, निकालेंगे तो उसमें दीमक जो उठा के उगले सूखने के दौरान तो देखेंगे दीमक वहाँ से पूरा गोबर में आ जाएगा और सतह पे आ जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि आपके खेत में दीमक का प्रकोप है कि नहीं है। तो दीमक के नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर उपाय है आपको भूमि शोधन। भूमि शोधन अगर दीमक के नियंत्रण के लिए करेंगे तो तमाम जैवनाशी दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना को 2.5 किलोग्राम ब्यूवेरिया बेसियाना को 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला लेंगे, 1 सप्ताह छाया वाले स्थान पर रख के, और इसी कल्चर को जो मिलाया है पानी देते रहेंगे। इसी कल्चर को प्रति हेक्टेयर आप भूमि जब अंतिम जुताई करते हैं खेत की तैयारी के समय, उस समय मिला देंगे तो ये दीमक से काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। जैसा कि दीमक की चर्चा चल रही थी, ब्यूवेरिया बेसियाना को आपने भूमि शोधन में प्रयोग किया, जिससे काफ़ी हद तक आपके खेत से दीमक का प्रकोप नहीं आता है। अब खड़ी फसल में अगर दीमक का प्रकोप रहता है खेत में, तो उस समय एक दीमक के लिए क्लोरोपाइरीफास, ये 5% धूल में भी आती है और 20% EC लिक्विड में भी आती है ये दवा। तो क्लोरोपाइरीफास 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफास प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से लेकर 600 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। लेकिन कभी कभार इसको देखिए दीमक लगता है जमीन में, तो छिड़काव से। दोस्तों, आज आपने जाना कि धान की जो प्रमुख बीमारियां हैं वो बीमारियां क्या हैं और उसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रेम शंकर जी, जो फसल सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में। और साथ में ही उन्होंने कुछ कीटों के बारे में बताया, जैसे गंधी कीट, पत्ती लपेटक कीट, तना भेदक, कुतका, दीमक, और उसमें से दीमक का जो प्रकोप है उसके नियंत्रण पर भी आपने चर्चा की। अगली कड़ी में जब हम अगला एपिसोड लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कुछ और बीमारियों के नियंत्रण के बारे में, उसके लक्षण के बारे में। साथ ही जब बाली आती है उस दौरान सबसे जो बड़ी समस्या होती है गंधी कीट की, वो दाने का रस चूस लेते हैं, जिससे पूरी तरीके से उत्पादन गिर जाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या पूर्वांचल के जनपदों में देखी गई है वह अगिया। एक बार और आपको बता दें कि अगिया जो रोग है उसको हल्दिया के नाम से भी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है, उसको आभासी कंड के रूप में जाना जाता है, और जो अंग्रेजी नाम उसका फॉल्स स्मट नाम है। तो आपको सभी नामों से अवगत होना चाहिए, क्योंकि कई बार आप जानकारी लेने विशेषज्ञों के पास जाएंगे तो इस तरह के नाम आपके सामने आ सकते हैं। फिर हो सकता है कि आप लोकल लैंग्वेज के चलते, आप अपनी भाषा के चलते उसको दूसरी बीमारी समझें। तो ऐसे में इसके सभी नामों के बारे में जानकारी रखें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बीज शोधन से लेकर के और फिर भूमि शोधन से लेकर के जितने भी उपाय अपनाए जाते हैं और बीमारी के लक्षण आने पर जो उपाय अपनाए जाते हैं, उन सारे उपायों को अगर अपनाते हैं तो जो हानि उठानी पड़ती है कीट और बीमारियों के चलते, उससे आप बच सकते हैं और बेहतर उत्पादन आपको मिलता है। और फसल की गुणवत्ता, जो उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है तो मार्केट रेट भी अच्छा होता है। मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम आपको
संतुष्ट, इस कार्यक्रम से आप संतुष्ट होंगे और इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर प्रेम शंकर जी को, जिन्होंने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।